हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल। समय है 800 से 1200 ईस्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की। जयानक उसे कवि, बांधव तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और इनका समय है 1177 से 1192 ईस्वी, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। ध्यान रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों यानी सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, याद रखिएगा। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जीर्ण विहार बनवाया था, याद रखिएगा। इन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जीर्ण विहार बनवाया था। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 24 अध्याय हैं। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, याद रखिएगा। और हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। ध्यान रखिएगा। हमीर महाकाव्य और पृथ्वी विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्नि कुलों में से एक थे। अल्लाह उदल महोबा से संबंधित थे। अल्लाह उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दिदेव यानी परमल के सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वे वीर गति को प्राप्त हुए। चंदेलों और चौहानों के इस संघर्ष का वर्ण चंद्रबदाई कृत पृथ्वीराज रासो और जगनिक कृत परमाल रासो के अल्लाह खंड से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का कृत है, यानी इनके द्वारा यह लिखा गया है। और परमाल रासो जगनिक कृत के द्वारा इसका रचना किया गया है। और इसके अल्लाह खंड से चंदेल और चौहानों के संघर्ष का वर्ण प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति, याद रखिएगा। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है और शासक धंग ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि के द्वारा प्राण त्याग दिया। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, याद रखिएगा, कौन था? नागभट्ट प्रथम। और समय है 730 से 756 ईस्वी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। और इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। देखिए, मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदिवराह तथा प्रभास उपाधियां धारण की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? मिहिर भोज था, याद रखिएगा।
प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासन काल 836 से 885 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्र पाल प्रतिहार शासक हुआ। इसका शासन काल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमार पाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे और उनका आदि पुरुष वीरसेन था। सेन वंश के शासक बलाल सेन ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर और परमा महेश्वर, निशंक शंकर आदि उपाधियां धारण की और इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण सेन, और इनका समय याद रखिएगा 1178 से 1206 ईस्वी है। लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण संवत। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जिमुत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मित्ताक्षरा, याद रखिएगा, मित्ताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। ठीक है, देखिए, जिमुत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। हिमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी और राज कार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी है। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने, याद रखिएगा, इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदौसाल भंजिका और बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। याद रखिएगा, गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मुहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों के लिए उसने 1,00,000 बालोम यानी 1,00,000 मुद्राएं दान में दी थी। परमार शासक वाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था और उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। उसके छोटे भाई सिंधु राज ने कुमार, नारायण तथा शशांक जैसी उपाधियां धारण की। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। इसके बाद राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से शासन किया और इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार है। यह वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 83 यानी 83 अध्याय हैं और इसके 31वें अध्याय यानी यंत्र विधान में अनेक यंत्रों का वर्ण है। देखिए, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति और राजमार्तंड, विदा विनोद, युक्ति, कल्पत्रु तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोसाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और यहां पर वाग देवी यानी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मॉल मस्जिद परिसर में स्थित है। गंडवहो है, तो ध्यान रखिएगा, गौंडवहो कनौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। सही जवाब है पृथ्वीराज तृतीय। याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय। देखिए, अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में खुद पराजित हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न, प्रश्न संख्या सेकंड में पूछा गया, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था।
बताइए। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किनसे? तो जावा सुमात्रा से, डी ऑप्शन। देखिए, पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए जो है 5 गांव दान दिए गए थे। और थर्ड नंबर है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के लिए अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका सही जवाब होगा बालपुत्र देव, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। देखिए, स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में जो है एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए जो है प्रार्थना की थी। प्रश्न संख्या 4, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन विहार कहां बनवाया था? गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी, इन्होंने धर्म चक्र जीन विहार जो है कहां बनवाया था, आपको बताना है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, इसका सही जवाब होगा सारनाथ, डी ऑप्शन। देखिए, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्नि कुलों में से एक थे। 6 नंबर है, अल्लाह उदल संबंधित है। अल्लाह उदल किससे संबंधित है? तो देखिए, अल्लाह उदल जो संबंधित है वो महोबा से संबंधित है और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट भी कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। अल्लाह उदल महोबा से संबंधित है। ये चंदेल शासक परमार्दिदेव यानी परमल के सेनानायक थे जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डट कर सामना करने के बाद ये वीर गति को प्राप्त हुए। चंदेलों और चौहानों के संघर्ष का वर्ण चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो और जगनिक कृत परमाल रासो के अल्लाखंड से प्राप्त होते हैं। 7 नंबर है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आपको मालूम है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज सेकंड यानी राय पिथौरा के दरबार कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की और इसमें चौहानों को अग्नि कुंड से जो है उत्पन्न बताया गया है। 8 नंबर है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो सही जवाब है जयानक। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। 9 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है अब्दुल रहमान का संबंध हमीर रासो से जो दिया गया है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक, अल्लाखंड और नरपति नाला विसल देव रासो, ये तीनों जो है बी, सी और डी, इनका संबंध सही है। हमीर रासो की रचना जो है, देखिए याद रखिएगा, हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी। याद रखिएगा, सारंगधर हमीर रासो की रचना। और प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? निम्नलिखित राजवंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? सही जवाब है तोमर वंश, सी ऑप्शन। यानी दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तोमर वंश ने। 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने जो है दिल्ली को जो है अपने अधिकार में ले लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? तो बुंदेलखंड का। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसी या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जो है जेजाक भुक्ति कहलाया। 12 नंबर है, धंग देव किस वंश का शासक था?
धंगदेव किस वंश का शासक था? तो जेजाक भुक्ति के चंदेल, यानी ए ऑप्शन। देखिए जेजाक भुक्ति के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हुआ। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में जो है शिव की आराधना करते हुए शरीर को त्याग कर दिया। 13 नंबर है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम में संयोजित कर अपना उत्तर जो है दिए गए कूटों से चयन कीजिए। तो इसका जो कालानुक्रम के संदर्भ में जो सही जवाब होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है? देखिए इसका अगर कालानुक्रम में इसे जो है संयोजित किया जाए तो यशोवर्मन पहले, इसके बाद धंग, इसके बाद विद्याधर और लास्ट में कीर्ति वर्मा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखिए आप इनका जो है कालक्रम देख सकते हैं। यशोवर्मा का जो समय है 930 से 950 ईस्वी, धंग का जो समय 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर का 1019 से 1029 ईस्वी और कीर्ति वर्मन का 1060 से 1100 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14 है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो परमार राजा भोज ने, याद रखिएगा सी ऑप्शन। परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की और इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठभरण, श्रृंगार प्रकाश, यकृत व्याकरण और कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी आदि उल्लेखनीय है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 15 है, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंडवर्धन भुक्ति जो है अवस्थित थी कहां पर? तो उत्तर बंगाल में। प्राचीन काल में पुंडवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। 16 नंबर प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, सी ऑप्शन। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। वह बौद्ध मत अनुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। 17 नंबर है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? सही जवाब है बिहार, बी ऑप्शन। देखिए उदंतपुर जिसे उदानपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। ध्यान दीजिएगा। देखिए धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की जो है स्थापना की थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। 19 नंबर है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है धर्मपाल, ए ऑप्शन। तो चलिए देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। और प्रश्न संख्या 20 है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। सही जवाब है बताइए। इसका सही जवाब है धर्मपाल, ए ऑप्शन। 21 नंबर है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा करवाई गई थी? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा करवाई गई थी? सही जवाब है बताइए पाल वंश, डी ऑप्शन।
देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सही जवाब है धर्मपाल, आपको मालूम है इसका सही जवाब। और 23 नंबर भी सेम प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है धर्मपाल ने, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो सेम प्रश्न सेम जवाब, इसका सही जवाब होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। और 25 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के लिए जो है आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो सही जवाब है बिहार। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहां बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में रक्षित, जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की और 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया। तो याद रखिएगा, इस विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। और 26 है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? सही जवाब है तक्षशिला। वर्तमान पाकिस्तान की रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहां अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा और सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवय जीवक, कनिष्क का राजवय चरक और वध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनु विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के काल में उदंतपुर में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? इसका सही जवाब होगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो इसका सही जवाब होगा दंती दुर्ग। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? सही जवाब है अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म जो है 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था और इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद III उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। प्रश्न संख्या 30 है, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? महानतम प्रतिहार राजा था कौन? तो मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था। याद रखिएगा, धर्मपाल पाल वंश का राजा था जिसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था और इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा, जबकि हर्ष से पुष्य भूति वंश का शासक था और इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी था। 31 है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? सही जवाब है मिहिर भोज।
मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित में आपको जो है ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम में संयोजित करना है और दिए गए कूटों का सही चुनाव करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले कौन? वत्सराज, इसके बाद नागभट्ट सेकंड, इसके बाद महेंद्रपाल और लास्ट में महिपाल, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इनका समय आप देख सकते हैं, वत्सराज का 775 से 800, नागभट्ट द्वितीय का समय 800 से 833, महेंद्रपाल प्रथम का समय 885 से 910 ईस्वी और महिपाल का जो समय है 912 से 944 ईस्वी। 33 नंबर है, यानी 33 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है भरतृहट्ट फर्स्ट। भरतृहट्ट फर्स्ट जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। देखिए, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार जो है कहा जाता है। पुलकेशिन सेकेंड के एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का जो है उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट फर्स्ट है और इनका समय 730 से 756 ईस्वी। और इस वंश के अन्य शासकों में वत्सराज, इनका समय 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट सेकंड का समय 800 से 833 ईस्वी और मिहिर भोज फर्स्ट का समय जो है 836 से 885 ईस्वी। महेंद्रपाल फर्स्ट जो है इनका समय 885 से 910 ईस्वी और देवपाल का समय 948 से 949 ईस्वी इत्यादि आते हैं। और इस वंश के शासकों में भरतृहट्ट फर्स्ट का नाम जो है नहीं आता है। 34 है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र जो है किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो सही जवाब है कुमारपाल। कुमारपाल के सभा को जो है जो जैन विद्वान हेमचंद्र है अलंकृत करते थे इनके सभा को। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। 35 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का जो है यश प्राप्त किया? किसने एक नया संवत चलाने का जो है यश प्राप्त किया? इसका सही जवाब होगा लक्ष्मण सेन, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए लक्ष्मण सेन जो है 1178 से 1206 ईस्वी जो है सेन वंश के ये जो है शासन है, यानी इनका जो समय है याद रखिएगा। लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक थे और इनका जो समय है 1168 से 1206 ईस्वी। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा एक नए संवत यानी लक्ष्मण संवत जो है प्रारंभ किया गया। 36 नंबर है। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश के द्वारा किया गया था? तो आपको इसका सही जवाब मालूम है किसके द्वारा? तो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेनों के यानी जो है सेनों के द्वारा जो है किस वंश के द्वारा शुरू किया गया था? तो सेन वंश के द्वारा, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो देखिए सही जवाब होगा विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमुतवाहन, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमुतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य के स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जिमुतवाहन ने दायभाग नामक जो है ग्रंथ की रचना की और हिमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राजकार्यों के लिए नियमों पर भी जो है पुस्तकें लिखी हैं। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण और भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। 38 है।
महान सांस्कृतिक कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? महान सांस्कृतिक कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है? तो सही जवाब है महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम। महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों याद रखिएगा नाम, इन दोनों के दरबार से जो है ये संबंधित है। और 39 जो है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है राजवंश और दूसरे तरफ जो है राजधानियां दी गई हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा, अगर इसका मिलान किया जाए तो प्रतिहार का जो संबंध है वो है कनौज से, ठीक है। चोल का संबंध जो है तंजौर से है। परमार का किससे है? तो परमार का धारा से है। और सोलंकी का अनहिलवाड़ा से है। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज था। प्रतिहारों की राजधानी कनौज थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियत द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुलीन राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अनहिलवाड़ा थी। 40 नंबर है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? नागभट्ट प्रथम। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख में हुआ है। बाणभट्ट में या बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, और इनका समय याद रखिएगा 730 से 756 ईस्वी है। मतलब कि समय जो है याद रखना है। और इसके संस्थापक कौन थे ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलिक शासक की जो है विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। और इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। 41 है, राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे? राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे कौन थे? तो पाल, गुर्जर और बताइए राष्ट्रकूट, यानी सी ऑप्शन, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। देखिए हर्ष के मृत्यु के बाद कनौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही जो है मतलब कि इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग का मगध का था। इसने याद रखिएगा, इसने महोदय, महोदयश्री आदि नामों से जो है अभिव्यक्त किया गया है। और इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। 42 है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है चोल। जो ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन चोल, तो इसका सही जवाब होगा चोल, जो कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। महोदया किसका पुराना नाम है? तो आपको मालूम है कनौज को जो है महोदया कहा जाता था। और निम्नलिखित में से किसे नगर महोदयाश्री के नाम से जाना जाता था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसे नगर महोदयाश्री के नाम से जाना जाता था? तो कनौज इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? सही जवाब है जयसिंह सिद्धराज, बी ऑप्शन। देखिए गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों के लिए उसने जो है 1 लाख बालोम यानी 1 लाख मुद्राएं दान में दी थी। 46 है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए परमार वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। परमार वंश की स्थापना 10वीं
शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक जो है नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प बी कनकपाल माना है, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर उपेंद्र अथवा कृष्णराज है। 47 है राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने शासन किया, बताइए, महाकौशल पर, सॉरी धार पर। याद रखिएगा, राजा भोज ने शासन किया किस पर? धार पर। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासक केंद्र जो था उज्जैन था। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। इसके बाद राजधानी धारा में जो है स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धारा से जो है शासन किया और भोज के मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा है। क्या कहा है? तो आप देख सकते हैं, अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोज राजे दिवंगते। तो इसको ध्यान दीजिएगा जो कहा गया इसके बारे में। 48 है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? सही जवाब है भोज। देखिए, परमार वंशी शासक भोज के द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्ति कल्पत्रु तथा समरांगण सूत्रधार है। भोज ने युक्ति कल्पत्रु में नाव बनाने की विधियों का जो है वर्णन किया है। सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, विधा विनोद, चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रारंभ में आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर माना, इस प्रश्न का जो विकल्प माना, ए को माना था, परंतु अपने संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर जो माना वो बी को दिया। यानी बी को जो है बाद में संशोधित करके मान लिया गया कि बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 49 है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। देखिए, भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहां पर वाघ देवी भगवती सरस्वती देवी जो है अधिष्ठात्री है। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। 50 है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? सही जवाब है गांगेय देव। गांगेय देव कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। उपेंद्र मुंज और उदयादित्य ये सभी परमार वंशी शासक थे। 51 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो और बताना है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, बोध गया का संबंध किससे है? याद रखिएगा, बिहार से है। खजुराहो का संबंध जो है बुंदेलखंड से है। शिरडी का संबंध किससे है? तो अहमदनगर, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका नासिक। नासिक जो है महाराष्ट्र में है। और तिरुपति रायलसीमा, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा, बताइए, सी ऑप्शन। केवल 2 और 5। देखिए, यहां पर आप रिवीजन कर सकते हैं। बोध गया बिहार, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र और तिरुपति रायलसीमा, आंध्र प्रदेश। 52 है, गौंडवहो के रचयिता कौन थे? गौंडवहो के रचयिता थे कौन? वाकपति। गौंडवहो कनौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। 53 है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में जो शब्द अर्घटा है, इसे यह जो है किसे निरूपित करता है? अर्घटा किसे निरूपित करता है? तो बताइए, भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घटा शब्द जो है किसे निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील। मध्यकाल में अर्घटा भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था, वाटर व्हील था। 54 है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन? सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया और श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था।
55 है कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? बताइए, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, इनका सही नाम था जो वास्तविक नाम था वो था शाही खा। शाही खा, इसके बारे में देख लेते हैं। डी ऑप्शन है शाही खा। 1420 ईस्वी में, याद रखिएगा, अली शाह का भाई शाही खा जैन उल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ और वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना जो है मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निरुद्ध कर दिया, निषिद्ध कर दिया और उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजत रंगणी का फारसी में अनुवाद किया गया। 56 है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा, न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव था और इनका समय है 1097 से 98 ईस्वी। वे एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। 57 है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरिसिंह, ए ऑप्शन। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह देव या हरिसिंह थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने जो है पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 58 है कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा सोमेश्वर प्रथम, सी ऑप्शन। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के कुरुसपाल गांव में या कुरुसपाल गांव से सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ और संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख जो है 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर के द्वारा जो है ग्राम मतलब कि दान का विवरण प्राप्त होता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे रोज क्विज कराए जाते हैं। जरूरी जो अपडेट होती है वहां पे आपके साथ शेयर किया जाता है। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। कमेंट करके आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।